गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम देख रहे थे दृष्टि 2025 करंट अफेयर वार्षिकी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम देख चुके हैं। आज से हम आर्थिक घटनाओं को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बजट को। शुरू करें। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले केंद्रीय बजट 2025-26 है ना। एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बजट। ये जो है बजट शब्द, ये खुद कहाँ से आया? ये एक फ्रेंच शब्द बुगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा थैला या झोली। आपने देखा होगा बजट जब पेश किया जाता है तो कलर आप देखते हैं, पहले के बजट में क्या होता था? ब्लैक कलर का होता था। एक बैग होता था ना ब्लैक कलर का। अभी क्या है? रेड कलर का है। किस कलर का? रेड कलर का बैग है। तो कभी कभी कलर भी पूछ लेते हैं तो हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। बजट क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं बजट। बजट एक आर्थिक दस्तावेज है। क्या है? आर्थिक दस्तावेज है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है ना। इस आर्थिक दस्तावेज में, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या शामिल होता है? आय और व्यय का विवरण। क्या शामिल है? आय और व्यय का विवरण एक वित्तीय वर्ष का। एक वित्तीय वर्ष का। वित्तीय वर्ष क्या है? आपने देखा केंद्रीय बजट कौन सा है? 25 और 26 का, है ना। तो ये जो वित्तीय वर्ष है, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये टाइम लाइन है। ये क्या है? एक वित्तीय वर्ष है। तो इसमें आय और व्यय का विवरण होता है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। और अगर कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें तो प्राप्तियां और व्यय का विवरण। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जानने वाले हैं? बजट के बारे में संविधान में क्या कुछ दिया हुआ है, हम जानेंगे। तो बजट की संवैधानिक स्थिति क्या है, वो हम जानने वाले हैं। संवैधानिक स्थिति किसकी? बजट की। क्या है? सबसे पहले तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी भी पूछा जाए बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनुच्छेद आर्टिकल 112 के तहत, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, इसके तहत क्या किया जाता है? बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं तो आप ध्यान रखेंगे।
अब प्रश्न है कि ये जो बजट हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय बजट 2025 और 26 में जो प्रस्तुत किया गया है, उसे कौन तैयार करता है? बजट कौन तैयार करता है ना? उत्तर भी चाहिए होगा, तो जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग है, कौन सा? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग ये जिम्मेदार है बजट तैयार करने के लिए। आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है। ठीक है, तो दोनों तरह से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। कई बार आर्थिक कार्य विभाग ऑप्शन दिया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय दिया होगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा आपके प्रश्न में, आप उसे टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि बजट प्रस्तुत कब किया जाता है? थोड़ा धैर्य रखिए, हम एक एक करके बजट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कब प्रस्तुत किया जाता है? कब प्रस्तुत होता है? 1 फरवरी, बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। कहाँ प्रस्तुत करते हैं? संसद में। ठीक है, पहले फरवरी के अंत में प्रस्तुत किया जाता था, अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। यहीं पर लिख लें, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा रेल बजट और सामान्य बजट पहले अलग अलग आया करता था 2017 से पहले, लेकिन 2017 से रेल बजट और सामान्य बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो अब ये एक ही बजट है, सामान्य बजट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगली कौन सी विशेष बात है बजट के बारे में? विशेष है बजट का इतिहास। क्या है बजट का इतिहास? बजट का इतिहास क्या है? बजट का इतिहास, सबसे पहले भारत का जो पहला बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया किसने? जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन ने। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इन्हें ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये जो छोटे छोटे टॉपिक में आपको बजट से जुड़े हुए बता रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कब प्रस्तुत किया था? 7 अप्रैल 1860 को। ये इंडियन काउंसिल में वित्तीय मामलों के सदस्य थे। इन्होंने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था कब? 1860 में। ठीक है, इसके बाद बजट कब प्रस्तुत हुआ? अंतरिम सरकार के सदस्य
जब देश आजाद हो गया था ना, अंतरिम सरकार के सदस्य कौन? लियाकत अली, जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और जिन्ना के करीबी थे। इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था अंतरिम सरकार का। कब? 2 फरवरी 1946 को बजट प्रस्तुत किया था। और लियाकत अली जब देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अंतरिम सरकार के सदस्य लियाकत अली ने बजट पेश किया था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत का बजट। जब पूरी तरह से हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भारत के पहले वित्त मंत्री श्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। कब? 26 नवंबर 1947 को। तो आपने इतिहास जान लिया। स्वतंत्र भारत में किसने बजट पेश किया था? आर के षणमुखम चेट्टी जी ने, जो पहले वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट था। अंतरिम सरकार में किसने बजट प्रस्तुत किया था? लियाकत अली ने प्रस्तुत किया था। और भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। यहाँ किसी को लग रहा हो कि ये अंतरिम सरकार क्या होता है, तो मैं बताती चलूं, अंतरिम सरकार अर्थात अस्थायी सरकार होता है। ठीक है, अंतरिम अस्थायी सरकार, बीच की सरकार। जैसे पूरी तरह से भारत जो है स्वतंत्र भी नहीं हुआ था और अंग्रेजों से मुक्त भी नहीं हुए थे, तो बीच की स्थिति ना, संक्रमणकालीन स्थिति, उसे ही कहते हैं अंतरिम सरकार। उस दौरान जो सरकार बनी उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, अस्थायी सरकार। मतलब स्थायी सरकार जब तक नहीं आ जाती है तब तक वो सरकार रहेगी, तो अस्थायी हुई ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बजट से जुड़ा हुआ क्या जानना है शेष है। बजट को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। आपने जाना ना, बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। भाग ए और भाग बी। भाग ए में क्या होता है? बजट का बड़ा हिस्सा भाग ए में होता है। बजट का व्यापक बड़ा आर्थिक हिस्सा इसमें शामिल होता है। जैसे विभिन्न योजनाएं, सरकारी योजनाएं, विभिन्न योजनाएं, प्राथमिकताएं, क्षेत्र की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकताएं,
उनकी घोषणा होती है और विभिन्न क्षेत्रों में धन आवंटन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों को धन आवंटन भाग ए में होता है। बात करें भाग बी की, तो ये वित्त विधेयक से संबंधित है। इससे वित्त विधेयक से संबंधित होता है। जैसे आयकर में संशोधन, अप्रत्यक्ष कर में संशोधन या बदलाव, और कराधान में कराधान का प्रस्ताव। ठीक है, तो ये सब वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगे, भाग बी में आएंगे। तो बजट हमेशा दो भाग में प्रस्तुत किया जाता है, भाग ए, भाग बी। भाग ए में बजट का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है और भाग बी में फाइनेंस बिल आप देख सकते हैं, आयकर से अप्रत्यक्ष कर, कराधान, ये सब होता है। वहीं इसके साथ ही यहीं पर आप जान लें, बजट आपने अभी जाना दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तब क्या होगा, बजट को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? एक भाग राजस्व बजट, दूसरा भाग पूंजीगत बजट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। ठीक है, इसके हम आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं बजट में जब प्रस्तुत किया जाता है तो क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है। बजट में शामिल दस्तावेज समझने के उद्देश्य से हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि आय व्यय का लेखा जोखा होता है ना, लेकिन उसके साथ और भी चीजें रखी जाती हैं संसद के पटल पर। क्या क्या शामिल होता है उसमें, बजट में? सबसे पहले तो आप जानते हैं क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है ये? आर्टिकल 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अनुदान मांगे, अनुदान मांगे आर्टिकल 113 के तहत अनुदान को रखा जाता है। और थर्ड है वित्त विधेयक, आर्टिकल 110 के तहत। नेक्स्ट है FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय नीति वक्तव्य। FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति वक्तव्य या राजकोषीय नीति। ठीक है, और FRBM क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एक्ट। कौन सा? 2003। ये एक्ट कौन सा है? 2003। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आप। क्या है?
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एक्ट 2003। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या हैगा? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। और लास्ट है मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति। मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति एवं रणनीति। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो बजट के साथ रखे जाते हैं। सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगे। अनुदान मांगे क्या है कि जब सरकार क्या कर बजट संसद में पेश करती है तो उसमें अलग अलग मंत्रालय और विभाग अपना अपना खर्च का अनुमान बताते हैं कि इतना इतना खर्च करना है, तो उसकी क्या करते हैं, इजाजत लेते हैं। ठीक है, उसकी खर्च करने की परमिशन लेते हैं, तो वही है अनुदान मांग। खर्च करने की अनुमति मांगने वाले प्रस्ताव को क्या कहते हैं, अनुदान मांग कहा जाता है। तो ये कुछ दस्तावेज शामिल हैं। ध्यान रहे, कई बार जब प्रश्न सरल पूछते हैं तब आपको शुरू के 3 ऑप्शन देंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके प्रश्न में जरूर होगा कि बजट में कौन कौन से दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन जब प्रश्न कठिन बनाना होगा तब क्या करेंगे, जो नीचे के 3 ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक आपके प्रश्न के ऑप्शन में होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये कई बार 1-2 बार तो पूछा ही गया है जो मुझे याद है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक नहीं है, बजट ही है। अभी बजट कैसे खत्म हुआ? बजट प्रक्रिया के चरण। बजट आखिर कैसे पास होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी, बहुत सरल शब्दों में जानेंगे। क्या है, बजट सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट की प्रस्तुति होती है। ठीक है, कहाँ? संसद में, है ना। संसद के दोनों सदनों में बजट पर क्या होगी, सामान्य चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, फिर स्थायी समितियों द्वारा, कौन सी समिति? स्थायी समिति। स्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की, जो अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालय विभाग, उनके अनुदान मांगों की जांच की जाती है। अनुदान, अभी आपने जाना ना अनुदान, तो अनुदान मांगों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। उन्होंने जो मंत्रालय या विभाग हैं, उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उसके लिए जो खर्च तय किया है वो खर्च क्या किया जाता है, जांचा जाता है। तो उस खर्च को अनुदान मांगों की जांच की जाती है, वही है अनुदान मांग। डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जांच की जाती है। इसके पश्चात अनुदान मांग जो है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान मांगों पर
लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है। लोकसभा पूरा लिख दूं? चलिए, अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा, बड़े स्तर पर चर्चा, व्यापक चर्चा होती है और मतदान होता है। किस पर? अनुदान मांगों पर, डिमांड्स फॉर ग्रांट पर चर्चा भी हुई और मतदान भी हुआ। इसके बाद क्या होगा? अंतिम चरण में क्या होगा? विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बजट की प्रक्रिया कि कैसे बजट पूरी तरह से पारित होता है। आगे बढ़े? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम जानेंगे कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 है उसके बारे में जानने वाले हैं। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना बजट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में जाना है हमने। अब हम जानने वाले हैं वर्तमान बजट, जो कि आपका टॉपिक है 2025 और 26, है ना? कब प्रस्तुत किया ये बजट? आपने पहले ही जाना है, 1 फरवरी 2025 को। कहाँ प्रस्तुत हुआ? संसद में। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? प्रस्तुत किया जाता है। पहला किसने प्रस्तुत किया? षटमुखम शेट्टी ने। ठीक है, शेट्टी ने, स्वतंत्र भारत का। क्या है थीम जो बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 का? इसका थीम क्या है? किस पर आधारित है? सबका विकास। सबका विकास इस बजट का लक्ष्य है, सबका विकास। और इस लक्ष्य के तहत विकसित भारत के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, ये तो हमने जान लिया। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। निर्मला सीतारमण जी ने द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट था। 8वां बजट था जो इन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे ज्यादा या सबसे अधिक केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किए हैं? मोरारजी देसाई जी ने। ये यहीं पर आप नोट कर लीजिए। सबसे अधिक केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई जी ने। ठीक है, चलिए अब हम वापस बजट पर आते हैं। क्या है बजट में? कि सबका विकास लक्ष्य रखा गया है बजट में, और इस सबका विकास जो लक्ष्य है उसके तहत विकसित भारत के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है? इस लक्ष्य के तहत विकसित भारत के
व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। क्या है वो सिद्धांत? सिद्धांत हैं, सबसे पहले गरीबी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति। सेकंड क्या है? 100% अच्छे स्तर की स्कूल शिक्षा, स्कूली शिक्षा। ठीक है। थर्ड क्या है? बेहतरीन, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 100% कुशल कामगार के साथ, कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और नेक्स्ट हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। क्या बनाने वाले? फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की प्रभावी भूमिका, है ना। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो बजट 2025-26 का है उसका थीम क्या है? सबका विकास। और इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं बजट में, जिसमें सबसे पहले गरीबी से मुक्ति है, दूसरा अच्छे स्तर की स्कूल शिक्षा है, यानी कि अच्छे स्कूल, फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतरीन और सस्ती, इसके बाद कुशल कामगार यानी रोजगार। ठीक है। और आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और इसके बाद है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले जो किसान हैं उनकी भूमिका। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? विकसित भारत बनाएंगे। यदि गरीबी कम होगी या गरीबी से मुक्त होंगे तो क्या होगा? साथ ही गरीबी से मुक्ति मिल जाए आपको, और स्कूली शिक्षा मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो जाए आपकी, आसान, सस्ती, है ना। इसके साथ ही जब आप अच्छे होंगे, गरीबी से मुक्त होंगे, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, और साथ ही जब ये सारी चीजें होंगी तो आपके पास क्या होगा? पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे, सब कुछ बेहतर होगा, स्किल प्राप्त कर पाएंगे, तो रोजगार भी होगा, है ना। इसके अतिरिक्त जो हमारे देश की 50% आबादी है महिलाएं, उनकी भागीदारी कितनी होगी? कही गई है 70%। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की बात की गई है, वो उसमें शामिल होंगी। इसके साथ ही फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जो किसानों की बात की गई है। तो जब ये सब स्थितियां होंगी
तो क्या होगा? विकसित भारत बनेगा। ठीक है? गरीबी से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्कूल, फिर रोजगार, रोजगार है तो अर्थव्यवस्था में योगदान, योगदान है तो फिर से आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वापस से आप खर्च करेंगे, निवेश करेंगे, तो क्या होगा? इससे देश की अर्थव्यवस्था और विकसित होती जाएगी। ठीक है? चलिए, ये जो वर्तमान बजट है, ये किस पर केंद्रित है? किसको ध्यान में रखकर बनाया गया है? ये बजट जो 2025-26 का है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपने अभी देखा विकसित भारत का जो संकल्प है, सिद्धांत बनाए गए हैं, उसमें गरीब है सबसे पहले, फिर युवा, अन्नदाता और नारी। स्पष्ट है? तो इन 4 लोगों को ध्यान में रखकर 2025 और 26 का बजट बनाया गया है। ठीक है? विकसित भारत की जो यात्रा है, बजट में जो उल्लेख किया गया है, इसमें विकसित भारत की यात्रा के लिए 4 प्रमुख इंजन बताए गए हैं। बजट में जो विकसित भारत है, तो उसकी यात्रा के लिए विकसित भारत की यात्रा के लिए 4 प्रमुख इंजन बताए गए हैं या उल्लेख किया गया है। कौन से हैं वो 4 इंजन? फर्स्ट, कृषि। सेकंड, एमएसएमई। थर्ड, निवेश। फोर्थ, निर्यात। ठीक है? तो हम एक-एक करके इन 4 ये जो इंजन हैं बजट के बताए गए हैं, इनको एक-एक करके देखते हैं क्या है ये और कैसे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो पहला इंजन है कृषि, प्रथम इंजन क्या है? कृषि। कृषि के संदर्भ में क्या बात कही गई है? बजट में कृषि के संदर्भ में बात कही गई है, एक योजना घोषित की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? लक्ष्य क्या है? 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसे 100 जिलों को, इस योजना के माध्यम से 100 जिलों को कवर किया जाएगा। कवर करेगा। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत क्या है? कम उत्पादकता, कम फसलों की बुवाई तथा औसत से कम ऋण वाले जो हैं, वो उन पर ऐसे 100 जिलों पर को कवर किया जाएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में इंजन की बात की गई है ना, तो कुछ और भी होगा। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक क्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। क्या नाम है उसका? ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण।
कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसमें 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके 100 विकासशील प्रथम चरण में क्या होगा? 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है। वहीं बात करें कृषि के क्षेत्र में, जिसे इंजन कहा गया है, दलहनों के स्तर पर आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या किया गया है? दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है। बजट में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है ना? किस लिए? ताकि दलहन के स्तर पर, दालों के स्तर पर देश में क्या हो सके? आत्मनिर्भरता आ सके। और ये जो मिशन है ये 6 वर्षीय है। 6 वर्षीय मिशन है। इसके साथ ही मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने हैं तो जो बिहार है उसमें मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बिहार में। ठीक है। क्या-क्या देखेगा ये बोर्ड? उत्पादन, प्रसंस्करण, लिख लीजिए, उत्पादन, प्रसंस्करण, और मूल्य संवर्धन और विपणन, मार्केटिंग। इसके साथ ही कृषि के स्तर पर राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? कृषि के स्तर में कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या? कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय कपास मिशन चलाया गया। 5 वर्षीय कपास मिशन शुरू किया गया, है ना? तो कपास की खेती में उत्पादकता इससे बढ़ेगी। और इस संदर्भ में 5F फार्मूला 5F फार्मूला जुड़ा हुआ है। क्या है? फॉर्म से फाइबर तक, कारखाने के लिए फाइबर, फैक्ट्री से फाइबर, फैशन से लेकर विदेश तक। मतलब F से फॉर्म, दूसरा F फाइबर, तीसरा F फैक्ट्री, और चौथा F फैशन, और पांचवा F फॉरेन। ठीक है, तो ये 5F फार्मूला है। यदि अन्य विशेषताओं में देखें तो यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक क्या संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नोट कर ले, यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु नामरूप
असम में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत में अब तक 5 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया गया है। सेंद्री, बरौनी, गोरखपुर, रामागुंडम, तलचर। ठीक है। बात करें दूसरे इंजन की, क्या था? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ये दूसरा शक्तिशाली इंजन है। MSME देश के निर्यात में कितना? 45% का योगदान करता है। ठीक है। और वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। यदि MSME के मानदंडों की बात करें कि सूक्ष्म स्तर पर जो उद्यम लगे हुए हैं उनमें निवेश कितना करना है, टर्नओवर कितना होना चाहिए, है ना, ये सब अगर जानना हो तो थोड़ा सा हम एक चार्ट बना लेते हैं। निवेश और टर्नओवर। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। इसके लिए कितना निवेश? पहले कितना था? 1 करोड़ था, अभी संशोधित हो गया है तो 2.5 करोड़ हो गया है। तो मैं आपको अपडेटेड बता रही हूँ। निवेश माइक्रो में 2.5 करोड़, स्मॉल में 25 और मीडियम में 125। टर्नओवर कितना? पहले 5 करोड़ था, अभी परिवर्तित हो चुका है तो 10 करोड़। स्मॉल में 100 और मीडियम एंटरप्राइजेस में, मध्यम उद्यम में 500। ठीक है, तो ये टर्नओवर है, ये निवेश और ये टर्नओवर। पहले क्या था वो मैंने आपको नहीं बताया है। जानना चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ, ये संशोधित है। ये संशोधित है और ये मौजूदा है। क्या? 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। तो ये नए मानदंड आप देख सकते हैं कितने परिवर्तित हैं। ठीक है। MSME के माध्यम से रोजगार और निवेश कारोबार में बहुत तेजी से क्या होती है? वृद्धि होगी। इसके साथ ही बात करें बिहार में राष्ट्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में, ठीक है। और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, इसी इंजन के तहत, दूसरा जो इंजन है इसके तहत राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए लघु मध्यम और बड़े जो उद्यम है उनको शामिल करते हुए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंजन है, जो तीसरा इंजन है, क्या है? निवेश। बजट में क्या बताया गया है निवेश के संदर्भ में? निवेश, इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार तीसरे इंजन के रूप में निवेश को शामिल किया है, जिसमें क्या शामिल है? लोगों में निवेश करेगी। सरकार कैसे निवेश करेगी? लोगों में निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। और अर्थव्यवस्था में निवेश करेगी सरकार, अर्थव्यवस्था में निवेश करेगी। नवाचार में निवेश, इनोवेशन में निवेश सरकार करेगी, है ना। चलिए, तो ये जो निवेश है सरकार का, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूली जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। अगले 5 वर्षों में, ठीक है। क्या होता है? अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं जो स्थापित होती हैं किसे बढ़ावा देती हैं? बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार को, इनोवेशन। तो ये इनोवेशन में निवेश है। अटल टिंकरिंग लैब में जो निवेश किया, ये क्या है? नवाचार में निवेश है। नवाचार को प्रोत्साहन दे रही है सरकार इसके माध्यम से। कितनी स्थापित की जाएंगी? 50,000। इसके अतिरिक्त पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र या केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। कितने हैं? 5। ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक जो कौशल चाहिए वो युवाओं को प्राप्त हो सके, है ना। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ये कैसा निवेश है? लोगों में निवेश है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिसके तहत भारत में परियोजना के तहत क्या किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। और भारतीय भाषा पुस्तक योजना को, भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया जाएगा।
स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की पुस्तकें क्या होंगी इसमें उपलब्ध होंगी। इस योजना के तहत कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे, ये आपने पहले ही जान लिया। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा में विस्तार किया जाएगा। और पहली असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2021 में आया था, याद है। अब इसे 25 से 30 के लिए, इसलिए 2025 से 2030 के लिए द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। प्रथम 2021 में लाया गया था, जो कि सफल रहा, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड शुरू किया गया है। ठीक है। और सरकार के ऊर्जा परिवर्तन संबंधी जो प्रयास हैं उसमें वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास आवश्यक है। भविष्य में अन्य दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। क्या है ये मिशन? शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, निजी संग्रहकर्ता के साथ जो पांडुलिपि का सर्वेक्षण है, दस्तावेजीकरण है और संरक्षण है, उसे इसमें उसके संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। चौथा इंजन है निर्यात, एक्सपोर्ट। निर्यात को ध्यान में रखें तो केंद्रीय बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक, क्या नाम है? भारत ट्रेड नेट, एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यदि इसी बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। ठीक है।
इसके अतिरिक्त इस चौथे इंजन में राज्यों के बीच क्या हो, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, ठीक है, एक सकारात्मक भावना विकसित हो। इसके लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक इंडेक्स शुरू किया जाएगा। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। इसके अतिरिक्त इस चौथे इंजन में जन विश्वास विधेयक 2.0, जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी या लाई है सरकार। क्या है ये आप सर्च करिएगा, ये आपके लिए है। इसके साथ ही नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? 12 लाख रुपए तक कोई आयकर देय नहीं होगा। यदि हम ये जो बजट है इसके प्रमुख तथ्यों को देखें तो हमें पता चलेगा केंद्रीय बजट 2025 और 26। हमने अभी जो केंद्रीय बजट है उसके जो सरकार ने 4 प्रमुख इंजन बताए हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने प्राप्त की है। अब हम जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट में क्या-क्या प्रमुख तथ्य और हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे बजट का आकार क्या है? जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बजट का आकार क्या है? कितना बजट है? बजट का आकार है 50 लाख करोड़, है ना? नंबर आप लिख लीजिए 506535 करोड़ रुपए। ये है बजट का आकार। बजट में राजकोषीय घाटा कितना रहा? 4.4%। ठीक है। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा है 1.5%। बात करें प्रभावी राजस्व घाटा, आप सोच रहे हैं ये हम जानेंगे कि नहीं? जरूर जानेंगे। क्या है? 0.3%। और प्राथमिक घाटा 0.8%, है ना? ये जीडीपी का परसेंटेज है, उसके परसेंट में इतना घाटा हुआ है। अब हम जानते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। अब हम जानने वाले हैं राजकोषीय घाटा क्या है। चलिए जानते हैं राजकोषीय घाटा। क्या होता है राजकोषीय घाटा? जब सरकार का कुल खर्च उसकी आय से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाता है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? कर्ज लेती है। और जो
कर्ज लिया है, ठीक है, वही क्या है, राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वही है फिजिकल डेफिसिट। जैसे सरकार की मान लेते हैं कुल आय कितनी है, 10 लाख करोड़, कितनी, 10 लाख करोड़, और खर्च कितना है, 15 लाख करोड़, तो कितना अंतर आया, उदाहरण ले लेते हैं, सरकार की आय कितनी है, 10 लाख करोड़, ठीक है, मान सकते हैं, और खर्च कितना है, व्यय कितना है, 15 लाख करोड़, ठीक है, कितना अंतर आ रहा है, 5 लाख करोड़, इतना ज्यादा है, अंतर कितना है, 5 लाख करोड़ का। तो ये जो 5 लाख करोड़ है, ये कर्ज लेकर सरकार कर्ज लेगी, क्या करेगी, कर्ज लेगी, उधार लेगी, यही है राजकोषीय घाटा। ये जो 5 लाख करोड़ है, यही क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा, ठीक है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो हिस्सा उधार लिया जाता है, सरकार उधार लेती है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। यदि आप फार्मूला जैसे काफी लोग जानना चाहते हैं, तो राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, सरकार का खर्च माइनस सरकार की आय, कर्ज छोड़कर, ठीक है, सरकार की आय। आगे बढ़े, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इन्हें बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राजस्व घाटा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो राजस्व घाटा कहलाता है, या होता है, कहते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप। क्या होगा इसका फार्मूला, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती है, जैसे आयकर से, जीएसटी से, सीमा शुल्क से, उत्पाद शुल्क से, ये क्या है, प्राप्तियां हैं। ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है। नॉन टैक्स में क्या आएगा, ब्याज है, लाभांश है, डिविडेंड है, शुल्क है, जुर्माना है, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। अगर व्यय की बात करें, तो खर्च कहाँ होता है, खर्च जैसे कर्मचारियों का वेतन है, पेंशन है, ब्याज का भुगतान करती है सरकार, है ना, सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या है, कम दर पर लाभ देना, जैसे अनाज है, अनाज की कीमत, वास्तविक कीमत अधिक होती है, लेकिन उसे कम दर पर जब लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, तो वो क्या है, सब्सिडी है, ठीक है। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की जो मूल कीमत होती है वो अधिक होती है, लेकिन किसानों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है, वो क्या है, सब्सिडी है। प्रशासनिक खर्च है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सेवाओं पर जो भी खर्च हो रहा है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय जो है वो क्या है, ज्यादा है, और राजस्व प्राप्तियां, जो आय प्राप्त हो रही है, वो कम है, उसे ही कहेंगे राजस्व घाटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमने जाना प्रभावी राजस्व घाटा, यहीं पर समझ लेते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले तो ये जो विचार है प्रभावी राजस्व घाटा का, ये विचार ही
कब आया? 11-12 में आया, 2011-12 में आया है। प्रभावी राजस्व घाटा। आप राजस्व घाटा जानते हैं, क्या है राजस्व घाटा? आपने अभी जाना। तो इस राजस्व घाटे में से यदि पूंजीगत संपत्ति घटा दी जाए तो क्या निकल आएगा? प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल आएगा। ठीक है, प्रश्न ये है पूंजीगत संपत्ति किसे कहेंगे? जैसे सड़क बना दिया गया है ना, स्कूल बना दिए गए, स्थायी संरचना बना दी गई, ठीक है, अस्पताल बनाया गया, किसके द्वारा? ये भी तो प्रश्न है ना। तो केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकार को अनुदान देती है तो उस राज्य सरकार ने यदि क्या किया, कुछ हिस्सा पूंजीगत संपत्ति बनाने में खर्च कर दिया, तो जो हिस्सा पूंजीगत संपत्ति बनाने में खर्च हुआ उसी हिस्से को राजस्व घाटे से घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम मान लें कि राजस्व घाटा यदि 5 करोड़ का था और पूंजीगत संपत्ति राज्यों के द्वारा जो बनाई गई वो 2 करोड़ थी, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? 3 करोड़ का होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर चलिए उदाहरण भी एक थोड़ा सा कर लेते हैं। राजस्व घाटा कितना हुआ? माना है, ठीक है, ये सिर्फ माना है 5 करोड़ और पूंजीगत संपत्ति कितनी बनी? 2 करोड़। क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। कितना हुआ? 3 करोड़। तो 3 करोड़ क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा है। कहाँ से घटाया है आपको बता चुकी हूँ मैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा इसे मुझे आपको राजकोषीय घाटे के साथ ही बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। प्राइमरी घाटा क्या होता है? जो राजकोषीय घाटा है उसमें से ब्याज भुगतान घटा देने पर जो भी बचता है वो क्या है? प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटा देने पर जो अंतर बचता है वही प्राथमिक घाटा है। क्या है? प्राथमिक घाटा है। ठीक है, जैसे प्राथमिक घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान जैसे कि अगर राजकोषीय घाटा मान लेते हैं, राजकोषीय घाटा याद है जितना कर्ज लिया गया, ठीक है, जितना उधार लिया सरकार ने वही क्या था? राजकोषीय घाटा था, सरल शब्दों में। तो मान लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना था? 6 करोड़ था, लेकिन जो पहले से सरकार ने ऋण लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज भुगतान करना पड़ता है। तो ये जो ब्याज भुगतान सरकार कर रही है, मान लेते हैं ये कितना है? 2 करोड़ है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना था? 6 करोड़ मान लिया हमने। चलिए मान लेते हैं सामने से उदाहरण के तौर पर ताकि कंफ्यूजन ना रहे। माना राजकोषीय घाटा कितना? 6 करोड़। कितना? 6 करोड़। ब्याज भुगतान जो पहले से ऋण लिया गया है सरकार के द्वारा उसका ब्याज भुगतान करना पड़ता है, वो कितना है? 2 करोड़। ठीक है, तो इसमें से यदि हम घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा घाटा कितना निकल कर आएगा? 4 करोड़। ये क्या है?
प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। सरकार का जो घाटा है उसकी नीतियां और जो मौजूदा खर्च के कारण है, ये सिर्फ पुराने कर्ज के ब्याज की वजह से नहीं है, इससे ये सब पता चलता है। ठीक है, साथ ही प्राथमिक घाटा के माध्यम से क्या पता चलेगा, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है या ऋणात्मक है, मतलब सरकार अपने मौजूदा खर्च पूरे कर पा रही है, केवल ब्याज चुकाने में दिक्कत है, और इससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है। ठीक है, हमने जाना राजकोषीय घाटे को। राजकोषीय घाटा क्या है? 4.4% है ना। राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा है 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा हमने जाना 0.3% है। प्राथमिक घाटा 0.8% है। किसका? जीडीपी का। ठीक है, और एक एक करके हमने ये घाटे भी समझ लिए हैं। अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी क्या है? एक वर्ष के भीतर, ठीक है, एक वर्ष के अंदर का अनुमान लगाया जाता है, वो भी देश के भीतर जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है? जीडीपी है। उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जीडीपी समझ में आ गया है। अब हम जान लेते हैं कि बजट में एक कॉन्सेप्ट है, रुपया आता है और रुपया जाता है ना। तो कहाँ से रुपया आता है, किस परसेंटेज में आता है, किस सेक्टर में ज्यादा मिलता है, वो हम जान लेते हैं। चलिए, रुपया कहाँ से आता है, ठीक है, हम इसे जानने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ से आता है रुपया? सबसे ज्यादा आता है उधार और अन्य देनदारियां जो हैं वहां से। कितना? 24%। ठीक है, इसके बाद आयकर, इनकम टैक्स, कितना? 22%। इसके बाद जीएसटी, जीएसटी एवं अन्य कर, कितना? 18%। इसके बाद है निगम कर, कितना? 17%। कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है आप देख रहे हैं सरकार के पास। अब इसके बाद आएगा कर भिन्न प्राप्तियां, कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है यहाँ से? 9%। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है? 5%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्राप्त हो रहा है। इसके बाद सीमा शुल्क, सीमा शुल्क से 4%। इसके बाद ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, कितना है? 1%। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि सबसे ज्यादा सरकार को कहाँ से पैसा प्राप्त होता है और सबसे कम कहाँ से प्राप्त होता है। कई बार ऑप्शन में आपको उधार और अन्य देनदारियां, ये ऑप्शन में ही नहीं होगा, तब ऑप्शन क्या सही होगा? आयकर, इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा सरकार को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जीएसटी से आता है और फिर निगम कर से, कारपोरेशन टैक्स से आता है। अब बात कर ले पैसा जाता कहाँ है। ये तो पैसा आ रहा है ना, ये पैसा आ रहा है। अब पैसा हम जानेंगे कि रुपया कहाँ कहाँ जाता है। सरल है ना। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा।
कितना है? 22%। ठीक है, इसके बाद पैसा चला गया, 22% हिस्सा। इसके बाद कहाँ जाएगा? ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान में 20% रुपया खर्च होता है। इसके बाद आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जिसमें 16% रुपया खर्च होता है ना? कहाँ जा रहा है? तो ये जा रहा है पैसा। ठीक है, इसके बाद वित्त आयोग, द्वारा, और वित्त आयोग ही कर लें, वित्त आयोग और रक्षा या केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं या फिर अन्य व्यय, इन सब में 8-8% रुपया खर्च हो रहा है। कितना? 8-8%। और लास्ट है प्रमुख सब्सिडी। सब्सिडी में कितना खर्च हो रहा है? 6% रुपया खर्च हो रहा है। तो पैसा कहाँ कहाँ जाता है आपको पता चल गया। करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है उसमें 22% जाता है। ब्याज भुगतान करने में 20% जाता है। केंद्रीय सेक्टर की, सेंट्रल सेक्टर की जो योजनाएं होती हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा लागू होती हैं, वो उसमें 16% खर्च होता है। सब्सिडी में 6% खर्च होता है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग, रक्षा है, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं, स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं जिसमें राज्य की भी भागीदारी होती है, इन सब में, और जो अन्य व्यय होते हैं उन सब में कितना? 8-8% खर्च हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण है वो भी क्या? पेंशन। पेंशन में कितना खर्च हो रहा है? 4%। पेंशन में 4% खर्च हो रहा है। तो आप इस तरह से रुपया कहाँ आ रहा है, कहाँ से और कहाँ जा रहा है, आपको इसके माध्यम से पता चल गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष के बजट में भी सबसे ज्यादा जो खर्च है, जो व्यय है, वो रक्षा मंत्रालय को ही आवंटित किया गया है। तो हम देख सकते हैं, पहले तो लिख लें, पिछले वर्ष की भांति इस बजट में भी क्या किया गया है? रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक धन आवंटित किया गया है, दिया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।